लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर लड़ने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार कितने उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतार रही है और कहां से उतार रही है, अन्य दलों के समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज के इस वीडियो में यही सब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछली बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हैदराबाद से ओवैसी खुद लड़े थे, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील सैयद और किशनगंज से अख्तरुल ईमान। इन तीनों में से 2 लोकसभा सीटों पर इन्हें जीत हासिल करने में सफलता मिली। हैदराबाद और औरंगाबाद 2019 में ओवैसी ने हैदराबाद सीट से बीजेपी के डॉक्टर भगवंत राव को हराया था। तब ओवैसी को 5,17,471, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार जो राव साहब थे उनको 2,35,285 वोट मिले थे। वहीं सैयद इम्तियाज जलील महाराष्ट्र की औरंगाबाद लोकसभा सीट से जीते थे। इसमें दिलचस्प बात यह रही कि AIMIM के इम्तियाज जलील के सामने शिवसेना के दिग्गज नेता चंद्रकांत खैरे थे। खैरे 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा औरंगाबाद में 51% आबादी हिंदू मतदाताओं की है। इसके बाद मुस्लिम आबादी 30% है, 15% आबादी बौद्ध लोगों की है और 1.6% आबादी जैन है। इसके बावजूद इम्तियाज जलील सैयद ने 2019 लोकसभा चुनाव में 3,89,042 वोट हासिल किए थे और शिवसेना चंद्रकांत खैरे के खिलाफ लगभग 4,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। अब जीतने के बाद दूसरे उम्मीदवार बने, लेकिन इस बार पार्टी अपने उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष व औरंगाबाद सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने कहा कि पार्टी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 6 पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई, औरंगाबाद, नांदेड़, धुले के अलावा महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से विदर्भ निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मीदवार उतारेगी। विदर्भ निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान इस सीट से चुनाव लड़ते हुए तीसरे स्थान पर रहे थे। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान ने यहां से JDU ने अपना उम्मीदवार बनाया था इन्हें, लेकिन ऐन वक्त पर अख्तरुल ईमान ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। बता दें कि किशनगंज लोकसभा सीट कश्मीर के बाद देश का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। किशनगंज लोकसभा सीट में 65% मुस्लिम मतदाता हैं और 32% हिंदू मतदाता हैं। इस सीट से कांग्रेस लगातार 3 बार जीत चुकी है। 2009 में कांग्रेस से मोहम्मद असरारुल हक कासमी जीते थे। 2014 में भी मोहम्मद कासमी की जीत हुई थी। 2019 में कांग्रेस से डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद जीते थे और यहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की इकलौती सीट थी जिस पर कांग्रेस की जीत हुई थी। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में यहां से RJD से मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जीते थे, लेकिन इस बार 2024 के चुनावों में कांग्रेस, JDU और AIMIM के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है, जिसके कारण मुस्लिम वोटों को बंटने की संभावना है। इसी कारण यहां से 32% हिंदुओं का वोट बेशकीमती हो जाता है। हिंदुओं का वोट जिस पार्टी को एकमुश्त प्राप्त होगा उसकी जीत की संभावना जताई जा रही है। और यहां AIMIM से आने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? आपको पता है कि कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस सीट के अलावा AIMIM ने पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में भी 10 और उम्मीदवार उतारने का ऐलान पहले ही कर दिया था। देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने 13 मार्च को कहा था कि उनकी पार्टी बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, मुजफ्फरपुर, उजरियारपुर और गया शामिल है। गया संसदीय क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहले से ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि AIMIM ने यहां से रंजन पासवान को उम्मीदवार घोषित किया है। AIMIM के मगध प्रभारी मतलूब खान ने गया संसदीय क्षेत्र के घोषित उम्मीदवार रंजन पासवान के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उम्मीदवार उतारे जाने की घोषणा की। कैंडिडेट रंजन पासवान के चुनावी मैदान में आने से जहां सीधे तौर पर दलित वोटों का नुकसान NDA को हो सकता है,
वहीं एआईएमआईएम का कैंडिडेट होने से इंडिया गठबंधन के मुस्लिम वोटों में भी सेंधमारी की संभावना जताई जा रही है। बिहार के अलावा एआईएमआईएम पश्चिमी यूपी की भी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यहीं सबसे बड़ा खेला होने वाला है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर के साथ साथ बरेली भी शामिल है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर इंडिया अलायंस क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है, लेकिन एआईएमआईएम की यहां से चुनाव लड़ने से इंडिया अलायंस के लिए यहां मुश्किल तैयार हो सकती है। कैसे? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीटें मुस्लिम बहुल हैं और एआईएमआईएम यहां से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने की तैयारी करेगी ताकि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बट जाए। इसके अलावा बसपा ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। ऐसे में इसका सबसे बड़ा नुकसान इंडिया अलायंस को ही हो सकता है। बसपा ने अमरोहा लोकसभा सीट से मुजाहिद हुसैन, मुरादाबाद सीट से इरफान सैफी, पीलीभीत सीट से पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां फूल बाबू, सहारनपुर सीट से मजीद अली, कन्नौज लोकसभा सीट से अकील अहमद पट्टा को उम्मीदवार बनाया है। कन्नौज सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से सपा को इस सीट से जीतने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। अगर सपा और बसपा में मुस्लिम वोट बंटते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। ओवैसी इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर सपा बसपा के कुछ पूर्व नेताओं को टिकट देने का मन बना रहे हैं। देखिए, पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर सपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसके चलते कई सीटों पर टिकट ना मिलने को लेकर बगावती तेवर भी दिख रहे हैं, जिसकी वजह से पाला बदलने की जो सिलसिला है वो भी जारी है और इन्हीं तमाम हलचल पर ओवैसी की पैनी नजर है। नाराज नेताओं के मन की बात भी टटोली जा रही है। कुछ नाराज नेताओं से ओवैसी के सिपहसालार मिल भी चुके हैं। बात कुछ से आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल सब कुछ फाइनल होने में अभी सही तारीख और सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। एआईएमआईएम को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का आत्मविश्वास मेरठ मेयर चुनाव से आया था। मेरठ मेयर चुनाव में एआईएमआईएम के बैनर तले चुनाव लड़े मोहम्मद अनस दूसरे नंबर पर रहे। इतना ही नहीं, मेरठ नगर निगम में 11 पार्षद एआईएमआईएम के जीते, जबकि 9 सीटों पर पार्षद प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। इस जीत ने सबको चौंका दिया और असदुद्दीन ओवैसी के लिए नए रास्ते भी खोल दिए। दरअसल मेरठ में पिछले साल हुए मेयर चुनाव में बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया की जीत हुई थी। हालांकि चुनाव से पहले सपा उम्मीदवार को जीत का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन एआईएमआईएम के आने से मुस्लिम वोट सपा और एआईएमआईएम के बीच बंट गया और सपा के उम्मीदवार एमएलए अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान ये चुनाव हार गईं और तीसरे स्थान पर रहीं। ऐसा ही कुछ समीकरण लोकसभा के चुनाव में भी बनता दिखाई दे रहा है। एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के इंडिया अलायंस के क्लीन स्वीप के सपने पर पानी फेर सकती है, जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। फिलहाल हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। असली मायनों में एआईएमआईएम इंडिया अलायंस और बीजेपी के समीकरणों को कैसे प्रभावित करेगी, ये चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ओवैसी का उन सभी लोकसभा सीटों पर लड़ना जहां इंडिया अलायंस मजबूत दिखाई दे रही है, इस बात के तो साफ संकेत देता है कि जो मुस्लिम वोट इंडिया अलायंस को मिलने वाला है उसको तोड़ने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी क्या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं या सच में विपक्ष के एक मुखर नेता।